अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज़ में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और आज ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप 3 लोगों के बारे में जानेंगे। तो हमारे माशरे में 3 लोग होते हैं। एक लोग दिखावा करते हैं, एक के अंदर जो है वो नहीं दिखाते हैं और एक के अंदर वो चलिए तो हम लोग कंटिन्यू क्लास को करेंगे इसलिए कि नेटवर्क इशू हो गया था, है ना? और अब सही होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग अब सही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। हाँ, नेटवर्क इशू थोड़ा था, अब सही हो गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चैप्टर 7 जो आज हम लोग पढ़ेंगे रिया। रिया के माने ही होता है मकर, है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग अंदर धोखा देते हैं, है ना? यानी जो लोगों में है वो दिखाते नहीं है और जो लोगों में नहीं है वो दिखाते हैं। जैसे आप इस माने से समझ सकते हैं कि जैसे एक पहनावा होता है, उनका पहनावा कुछ और होता है लेकिन वो दिखाते कुछ और है। तो जैसे कहा जाए कि गधे जो है अगर शेर के खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता है। तो आज का जो चैप्टर है इसी के रिलेटेड है, बहुत अच्छा समझिएगा और सीखिएगा भी और बहुत मज़ा भी आएगा आज के चैप्टर में। हालाँकि ये चैप्टर से सवाल बहुत कम पूछे ही जाते हैं, इससे कोई जो है ना दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन एक बात है कि आसान अंदाज में जो है ना आपको जितना चाहिए उतना हम पढ़ा देंगे। क्लियर है? तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि अब तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करें ना, तो सभी लोग एक बार पहले लिख दें कि यस सर क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रा सा एक बार बता दीजिए सभी लोग कि कोई दिक्कत नहीं ना है? सभी लोग बताएँगे किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, तो अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है ना? किसी तरह का दिक्कत नहीं है, अब वो क्लियर है ना? बताएँगे सभी लोग? चलिए, अब किसी को दिक्कत नहीं है, आवाज़ वगैरह सब ठीक है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, फाइनली अब कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का नाम है रिया और ये चैप्टर लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खां। इसको हम लोग समझेंगे, हालांकि इससे सवाल बहुत कम आते हैं, कहाँ से आते हैं ये हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खां के बारे में जानते हैं और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में क्लियर करते हैं, ठीक ना? और ऐसा कि जो चाहिए वो आपको हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ा देंगे। चलिए क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है? हम्म। यस सर, सब ठीक है। हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू सबसे पहले सर सैयद अहमद खां के बारे में आप जान लीजिए, है ना? सर सैयद अहमद खां, ठीक ना? बाबू सर सैयद अहमद खां की पैदाइश की बात किया जाए तो 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, है ना? सर सैयद की तरबियत मतलब उनकी वालिदा जेर साये हुआ, मतलब एक तरह से कहा जाए कि तरबियत तो उनका कहाँ हुआ, तो वालिदा यानी माँ, सबसे पहले तरबियत माँ ही से होता है। और 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। आपको पता है कि ये जो आपको गाजीपुर वाला है, अभी आगे चल के आप सुनिएगा इसके बारे में। रिसाला का उनका नाम क्या है? तहजीबुल अखलाक। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि रिसाला तहजीबुल अखलाक के बारे में बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आ गया है कि रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? हालांकि वो हिंदी में वहां लिखा था, यहाँ उर्दू में है। तो रिसाला कौन सा इनका? तहजीबुल अखलाक। क्लियर है? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, है ना? कब खोला? तो 1878 में मोहम्मदन इंग्लू और इंटर कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है ना
कहा जाए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है ना वो उसके शक्ल सामने उभर कर आई। 1878 में सर सैयद अहमद खां को क्या मिला? सर का खिताब मिला, है ना। सर का खिताब मिला कब? 1878 में सर सैयद अहमद खां को। और उनके सर सैयद अहमद खां के तसानीफ में असारुस सनादीद, असबाबे बगावत हिंद, ये खास तौर पे है। तो सर सैयद अहमद खां के तसानीफ यानी बुक कौन सा है? असारुस सनादीद और असबाबे बगावत हिंद। क्लियर है, याद रखेंगे। तसनीफ यानी बुक कौन है? असबाबे बगावत हिंद, असारुस सनादीद। 1878 में सर सैयद अहमद खां को सर को खिताब मिला। खिताब कब मिला? 1878 में। क्या चीज का खिताब मिला? तो सर का खिताब मिला। तो ये सब क्लियर हो गया, यहाँ है ना, सर का उनको खिताब दिया गया, तो ये समझ गए। और सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका मदफून हुआ। तो यहां तक तो क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें क्लियर है ना। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे इसको, है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में इतना याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी देते हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। अब सुनिए कहानी की तरह ताकि याद हो जाए। उनकी वालिदा के नाम अजीजुन निसा बेगम है, जो इसमें नहीं है। उनके वालिद के नाम मीर तकी या मीर मुत्तकी, ध्यान रहेगा। वालिद के नाम क्या? मीर मुत्तकी या मीर तकी, दोनों दे सकता है। वालिदा के नाम क्या है? अजीजुन निसा बेगम है। तो यहां तक तो सभी का क्लियर है। और सर सैयद अहमद खां को 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला। तो उनका तसनीफ याद रखना है, कौन कौन सा? एक असबाबे बगावत हिंद, और एक क्या, एक और है जो उसका नाम है असबाबे बगावत हिंद, और एक है जो उनका नाम है असारुस सनादीद। दोनों यहाँ लिखा हुआ है, आप आसानी के साथ समझ गए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे बाबू रिया के बारे में, है ना। रिया के बारे में बात करेंगे, रिया के बारे में, है ना। और रिया जो है ये आप देख रहे हैं, इसके जो माने होते हैं क्या होते हैं बाबू? रिया के माने मकर, एक तरह से कह सकते हैं दिखावा, लेकिन माने पूछे तो मकर ही मारिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। और इसके बारे में सुनिएगा भी बहुत अच्छा से, समझ में तो आएगा ही इंशाल्लाह, है ना। और क्लियर भी हो जाएगा, किसी तरह कोई परेशानी भी नहीं होने वाला, है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिया जो है यह एक मजमून है। ये मजमून में बताया जा रहा है कि दिखावा जो होता है कैसे लोग करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद जो किताब में वो भी बता देंगे। चलिए पहले किताब में भी है उसको भी समझा देते हैं। हाँ बढ़िया किए आप लोग, ग्रामर पढ़े तो प्रिंस सर से बढ़िया किए। हाँ चलिए भाई, और आपका हाथ जो है थोड़ा सा दिक्कत आ गई है हाथ में, तो आप दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्दी आपका हाथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक ना। तो क्लियर है। और जो अब हम लोग बात करेंगे रिया, तो पहले इसके मुताबिक, किताब के मुताबिक बता देते हैं, उसके बाद हम अपने से समझाएंगे तो समझ जाइएगा। उसे भी जितना समझ में है ठीक है, अगर इस चैप्टर को किसी को नहीं समझ में भाई तो कोई बात नहीं है। इससे कितना क्वेश्चन क्या होगा हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में करा देंगे, ठीक ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिया बाबू हम इसके माने क्या बताएं? मकर, है ना। एक तरह से कह सकते हैं दिखावा, और समझ में भी आएगा। अब सुनिए, बहुत समझ में आएगा। कुछ पहले किताब से मुताबिक जो कुछ 3-4 कॉल दिखाते हैं, ज्यादा कॉल नहीं है, बस थोड़ा सा है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत है जिनका जाहिरी कुछ और बातिनी कुछ और होता है। जाहिरी का मतलब, बातिनी का मतलब समझ रहे हैं। जाहिर का मतलब होता है जो नजर आए, है ना। जाहिर का मतलब क्या है बाबू? जो नजर आए। अब बातिन का मतलब जो छुपा हो। बातिन का मतलब क्या हो बाबू? जो छुपा हो। तो बातिन और जाहिर दोष ये आया है। तो दुनिया में कुछ बहुत लोग ऐसे भी है जिनका जाहिरी कुछ और बातिनी कुछ और होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी अच्छा है लेकिन वो अपने अच्छाई को दिखाता नहीं है लोगों के सामने। वो अच्छा है लेकिन वो अपने अच्छाई को दिखाता नहीं है। और एक आदमी बुरा है लेकिन वो अपने बुराई को ना दिखा के अच्छाई को दिखाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको अच्छा सा मिसाल दे, तो हम उर्दू का टीचर हैं आपके, कहें कि नहीं नहीं हम पढ़ा लेते हैं, मैथ भी पढ़ा लेंगे, साइंस भी पढ़ा लेंगे, सोशल साइंस भी आपको पढ़ा देंगे, सब जानकारी है, ये चैप्टर उसको पढ़ा देंगे, चैप्टर ऐसे पढ़ा देंगे। तो ये क्या हुआ? मेरे अंदर एक दिखावा हुआ है ना। ये मेरे अंदर क्या हुआ है? एक दिखावा है। अगर मेरे हमको पता है कि हाँ हम सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं, मेरे अंदर वो नॉलेज है, तो हम उसको ही बोलेंगे, ना कि हम बोलेंगे झूठ मूठ का कि मेरा मैथ मजबूत नहीं है तो हम मैथ भी पढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा ये दिखावा कहलाता है। तो ये आप समझ गए कि जब भी दिखावा की बात आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जाहिरी मतलब मेरे अंदर जो जाहिरी उर्दू से है, तो मेरा जाहिरी ये हुआ कि हम उर्दू पढ़ा रहे हैं। अब मेरे अंदर बातिनी जो है, हम मैथ नहीं पढ़ा सकते लेकिन हम कह रहे हैं कि मैथ पढ़ा देंगे, तो ये दिखावा कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं सिर्फ, तो ये दिखावा हुआ। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे माशरे में है जो उनके अंदर में असल में वो चीज नहीं है लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यही कह रहा है सिवाय बुराई के और कुछ नहीं कहता। ये प्लूटार्क जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए।
प्लूटार्क का दुश्मनी के फायदों पर मजमून है। मतलब कहना चाह रहे हैं इसमें उसने यह बात लिखी है कि दुश्मन जो है हमको बदनाम करते हैं, इससे हमको हमारी बुराइयां मालूम होती है और हमारी गुफ्तगू और हमारे चाल चलन में हमारी तहरीर जो है वो क्या होता है बाबू, वो सुधरने अच्छा हो जाता है। जैसे हम आपको बताएं, मतलब जो है ना, इनका कहा नाम है प्लूटार्क जो है उनका कहा नाम साफ है कि वो दुश्मनी को लेकर एक मजमून भी लिखे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि दोस्त से ज्यादा नासे दुश्मन है। मतलब दोस्त से बेहतर जो है ना वो कौन है, तो कौन है बाबू, तो वो दुश्मन दोस्त से बेहतर दुश्मन है। कैसे, तो वो कह रहे हैं कि अगर दोस्त होगा तो दोस्त सिर्फ बड़ाई करेगा हमारा, है ना, दोस्त क्या करेगा, बड़ाई करेगा, लेकिन दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन हमेशा जो है ना आपके बुराइयों को कहेगा, दूसरे से बताएगा आपके बुराई को, वो कमियां बताएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, जब कोई तुम्हारा बुराई बतियाए तो तुम समझो कि ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी खुशकिस्मती है, और जब बुराई वो मिलेगा तो हम उसको सुधारने का मौका मिलेगा, हम उसको सुधारेंगे। तो कितना बढ़िया ये कॉल है कि वो दुश्मनी पे खास करके एक और लिखते हैं शेर कि दुश्मनों से मेरी मुखालफत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूं। तो मुबारक हो, अगर आपके भी दुश्मन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग देख के जलते हैं उन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके बुराई करेंगे, करने दीजिए बुराई, है ना, बुराई करेंगे तो बुराई करने दीजिए। जितना जिसकी बुराई किया जाए, जिसका जितना निंदा किया जाएगा उसका उतना जो है ना प्रचार होता है। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर वाकई में आपके अंदर बुराई है तो सभी लोग जान जाएंगे, लेकिन अगर आप में बुराई नहीं है, अगर कोई आपके बुराई बतिया रहा है, अगर आप उससे मिलिएगा तो कहिएगा कि नहीं नहीं, ये शख्स जो है हमको बुरा नहीं मालूम होता है, वही शख्स जो है बुरा मालूम होता है। तो इससे उसका पोल खुल जाएगा और हमारा क्या होगा, वहां इज्जत बढ़ जाएगा। तो जो लोग बुराई करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा सीख है कि दुश्मनों से मेरी मुखालिफत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूं। मतलब ये हुआ, लोग जितना आपके बारे में बुराई बतियाएं वो दोस्त से ज्यादा बेटर दुश्मन आपके हैं। तो दोस्त होते हैं कि आपको तारीफ करते करेंगे, है ना, बहुत सारा बढ़ावा देंगे, लेकिन यही होगा दुश्मन क्या करेगा, आपके बुराइयों को बतियाएगा। तो बुराई को बतियाएगा तो फायदा किसका होगा, आपका फायदा होगा, और आपको ये फायदा इस्तेमाल करने नहीं आता है। यही आप में कमी है। जब कोई बुराई बतियाता है ना आपका, तो आप लोग लगते हैं उसका भी बुराई, अरे नहीं, अपोजिट कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, है ना। उससे जब कोई आपको बुराई बतियाए तो कोई नहीं, उसके अपोजिट आप बात कीजिए। आप उसका बुराई मत बताइए, बल्कि आप उसके अपेक्षा में अच्छाई बतियाइए, फिर मजा देखिए। तो ये चीजें समझ गए आप, उम्मीद है। तो यही कह रहे हैं, दुश्मन जो है ना दोस्त से ज्यादा नासेह है। नासेह कहते हैं बाबू नसीहत करने वाले को, है ना, नसीहत करने वाले को नासेह कहते हैं, नसीहत करने वाले को, है ना। नसीहत करने वाले क्या कहते हैं, नासे, मतलब जो बताए, दोस्त सिवाय नेकी के और कुछ नहीं कहता है। अब हमारा दोस्त है तो वो दोस्त जाहिर सी बात है वो हमारा जो है ना अच्छाइया को बोलता है, अच्छाइया को बताता है, और अच्छाइया को बताने के बाद लोगों में बात करता है, लेकिन वो सिवाय अच्छाई के बुराई नहीं बतियाता है। बुराई अगर कोई अच्छा दोस्त होता है तो बुरा बात मुंह पे कहता है, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन दुश्मन क्या करता है, दुश्मन हमेशा वो जली कटी भुनी कैसे सोचता है कि बुराई कर दे। तो ध्यान रखिएगा, लोग जहां आपको लगे कि ये चिल्लाने का लोग तवक्का करे ना, वहां आप खामोश रहिए। वहां क्या रहना है, खामोश, चुप रहना, एकदम चुप। जहां लोग सोचे कि ये चिल्लाए, ये चीखे, ये बोले, आप वहां चुप रहिए। यही आप में एक अच्छाई की निशानी है। तो जो लोग जिसकी बुराई करते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुराई आप में है तो ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप में बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बुराई कर रहा है तो आप इससे घबराइए नहीं, बल्कि खुश हो जाइए। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। जहनी पेचीदगी का नाम है दुश्मन, एक तरह से जो कहा जाए, यहाँ जो बात कहा गया है, दुश्मन जो है ना, दुश्मन क्या है बाबू, ये जहनी पेचीदगी मतलब दिमाग के जो है ना खेल है। कभी दोस्त गलत तारीफें करके शख्सियत का में रिया का असर डाल देता है। अब देखिए, हम लोग दोस्त जो होते हैं, अब दोस्त होता है, दोस्त क्या करता है, लोगों को कभी कभी गलत भी तारीफ कर देता है। अगर दोस्त है मेरा तो हम लोग कौन चाहते हैं कि ना दोस्त का अपना बुराई करेगा, तो वो क्या करता है कि वो बड़ाई कर देता है, गलत तारीफें कर देता है। तो इससे हम लोग का अपोजिट मैसेज जाता है, दोस्त के बारे में कहा जा रहा है ना। और कभी दुश्मन खूबियों को ऐप बताकर जहनी तनाव को गिरफ्तार कर देता है। कितनी बड़ी बात है, दुश्मन हमेशा क्या करता है, वो आपको अच्छाइयों को भी वो पूरा बना देगा। कहेगा नहीं, अच्छा 10 लोग तारीफ कर रहे होंगे आपका ना, तो कोई ना कोई एक होगा कहेगा, अड़चन लगाएगा, वो जो है ना, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल बुरा आदमी है। मतलब वो अच्छा काम को भी दुश्मन क्या करता है, बुरा बना देता है। इससे उसको वहां सीख मिलता है क्या, कि पता चलता है कि नहीं, वहां वाकई में ये बुरा शख्स नहीं था, तब मजा आता है। तो वही कहने के चाह रहे, इसका नतीजा होता है कि इंसान जो है ना अपने पूरे एतमाद और तीन के साथ अच्छाइयों, दीन के साथ होना चाहिए, दीन के साथ अच्छाइयों को ही अंजाम पाता है। किसी की शख्सियत में रिया के दाखिल हो जाने की वजह से इसका सारा अमल बेमकसद हो जाता है। जाहिर सी बात है, रिया के माने हम क्या बताए, दिखावा, मकर। मतलब आपके अंदर जो चीज है वो नहीं दिखा रहे हैं, जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, ये मकर कर रहे हैं, लोगों के साथ फिर धोखा कर रहे हैं।
और इसके नजदीक नेक व बद का मसला ही नहीं होता। इस नफ्सियाती कशाकस में मौका पर गौर किया जाए तो इंसान के दुश्मन के मुकाबले में कम नुकसान होते हैं, यह सच है। दुश्मन जो है ना अब ऐब जोई करता है, लेकिन दोस्त शदीद मुगालते में डाल देता है। मतलब जाहिर सी बात है, दुश्मन हमेशा क्या करता है? दुश्मन हमेशा क्या करता है? वो एकदम ऐब ही ऐब बताएगा, लेकिन दोस्त कभी ऐब जाहिर नहीं करता है। तो अब बताइए आप लोग कि आपका जो है ना ज्यादा अच्छा आपके लिए दोस्त है या दुश्मन? जो लोग बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं, सर मेरा वो बुराई करता है, हम कितना भी अच्छा पढ़ते हैं ना, फिर भी वो सब लड़कियां मेरी जो है ना बुराई करती है, वहां जाती है, ऐसे बताती है, वैसे बताती है, हमको बहुत बुरा लगता है। अरे बुरा नहीं लगो, तुम खुश हो जाओ। जिसकी बुराई की जाती है तो तुम अपना सोच के ना, ये तुम्हारा अंदर टेंशन हो रहा है, यही तुम अपोजिट सोचो ना, अरे करो ना बुराई, हमारे अंदर बुराई नहीं है तो हम क्यों घबराएंगे? तुम देखो कितना दिल खुश हो जाएगा। और जब जिसके बारे में जो तुमसे बुराई करेगा वो कभी बाई द वे मिल गया और उससे तुम्हारा बात हो गया, कहीं सारा पोल खुल गया, फिर वो सोचेगा कि नहीं ये शख्स तो बुरा नहीं है, बुरा जो है बताने वाला ही बुरा है, तब उस वक्त कितना फील अच्छा होगा। इसीलिए जब आप बुरा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ना शेर बोले, बच्चा कह रहा है कि सर एक बार और शेर बोलिए, तो वही शेर तो है, दुश्मनों से मेरी मुखालिफत संवरती है, मतलब कि मेरी जो है शख्सियत संवरती है, दुश्मनों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूं। जो दुश्मन होंगे वो हमारी बुराइयों को बात करेंगे और जो बुराई होगा हम उसको सुधार लेंगे। सिंपल सी बात है। तो इससे मेरा शख्सियत संवरेगी और निखार पैदा होगी, चलो भाई मेरे अंदर ये बुराई है, हम उसको सुधारेंगे। घमंड ना करके ये सुधारने की जरूरत है, तब जो है अच्छा फील कीजिएगा। देखिए एक बच्चा कह रहा है, सर मेरा दुश्मन कोई नहीं है और नहीं दोस्त। अच्छा लो, ऐसा कोई थोड़ी है, तुम अपने आप में ना देख रहे हो, है ना? कहीं जाओ ना रिश्तेदारी में, अपने लोग ही तुमको तुम्हारा बुराई करते नजर आएंगे, मामा से, चाचा से, खाला से, नानी से, नाना से, कुछ नहीं होगा तो स्कूलों में तुमको देखने को मिल ही जाएगा, है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। वो अपनी झूठी मोहब्बत याद या दिखावे की वजह से हमारे ऐसे अमल की सताइश कर जाता है जो हकीकतन तहसीन नहीं होता। यही सी बात है। सर सैयद अहमद खान ने इस नफ्सियाती कशाकत से बचने और दोस्तों व दुश्मन के अलग अलग हथियार से महफूज रखने के लिए कुछ ऐसा असूल मुरत्तिब किए हैं जिन पर चलकर हम इत्मीनान हासिल कर सकते हैं, सुकून हासिल करते हैं, जिनसे हमारी शख्सियत की तकमील हो सकती है। बहुत से जज्बे और ऐसे होते हैं, है ना, जो हमें अदल और इंसाफ बरतने का मौका नहीं देते। तासुब, हद से बढ़ती हुई सरगर्मी, अपने अच्छे कामों का इजहार की बढ़ी हुई लेकिन लगन हमारे अंदर जो है ना खुफिया तौर पर रियाकारी के अज्जाए पैदा कर देती है। देखिए आपको ये समझ में आया होगा नहीं आया होगा, हम आपको अपने मुताबिक समझाते हैं, जरा सुनिए। देखिए हमारे समाज में बाबू 3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 3 तरह के लोग होते हैं। जो तो एक तो उनका जाहिरी अच्छा है, मतलब वो जाहिरी मतलब जो दिख रहा है, और एक होते हैं जिनका बातनी अच्छा है, जाहिरी अच्छा नहीं है। सुनिएगा जरा गौर से। जैसे मिसाल के तौर पे एक बात कहें कि एक नमाजी आदमी है, आप इसे ज्यादा समझेंगे। वो खूब नमाज पढ़ता है लेकिन अपने आप को कभी जनाता नहीं है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम अच्छे काम करते हैं और बहुत ही नेक दिल वाले हैं, ये कभी बताता और जताता नहीं है, जो अच्छे वाला है। लेकिन एक बुरा आदमी है, वही कभी कभी नमाज पढ़ेगा और देखिएगा कि डीजे के सामने पट्टी बांध लेगा, डांस करेगा और जहां दिखावा की बात होगी वहां आ जाएगा, वहां आगे आगे रहेगा। उससे वो फील करवा रहा है कि हम जो है ना अच्छे आदमी हैं। नहीं होता है। देखिए कभी कभी जो है ना कहते कहते कहाँ से आ रहे हो, अरे अभी तो हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अरे अभी तो आ रहे हैं हम ध्यान करके आ रहे हैं, अभी अभी तो हमारे यहाँ से आ रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि एक मांगने वाला आ गया था, उसको जो है ना मेरे पास मेरा हिस्सा खाने का था, अब पैसा था, सारा चीज दे दी। मतलब वो अपने आप को जनाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को मदद किए हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हालांकि वो अच्छा आदमी नहीं है। मतलब वो दिखावा कर रहा है, बनने की कोशिशें कर रहा है कि हम नेक है, लेकिन वो नेक नहीं है, उसका दिल बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही एक आदमी अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको जाहिर नहीं करता है, वो वाला आदमी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन एक और है, एक और आदमी है जो इन दोनों से बहुत खराब है। वो कौन आदमी है? वो आदमी वो है जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर बुरी चीज है, लेकिन उस चीज को वो बुरा नहीं मानता है। वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं, जो गलती करने के बावजूद अगर उनमें गलती है और उसको नहीं मानते हैं। यकीन मानिए 2 लोगों से ये बहुत ही खतरनाक। अब तो एक देखे कि जाहिरी एक बातनी, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो भाई दिखावा करते हो तो ठीक है हद तक, लेकिन वो एक अंदर की बुराई है, वो अपने बुराई को नहीं बताते हैं। ये सबसे बुरे लोग हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग आसान तरीके से समझ गए होंगे और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं है। समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं। अब इन तीनों से बचने के लिए उपाय क्या है? ऐसे हम लोग कैसे समाज में रहेंगे, दुश्मनों से कैसे बचेंगे, दोस्तों से कैसे पेश आएंगे, ये एक अपने आप में प्रश्न है। तो हम आपको बताएं कि दोस्त से ज्यादा नसीहत करने वाला दुश्मन होता है।
दोस्त सिर्फ तारीफों को बयान करता है, लेकिन दुश्मन क्या करता है, हमारी बुराइयों को भी वो बढ़ चढ़ के और बताता है, तो इससे हमें सुधारने का मौका मिल जाता है। अब इन तीनों चारों में से हमको किसका आइडियल बनाना है, तो आपके किताब में मौजूद है कि ये सबको किसी का आइडियल नमूना नहीं बनाना है। आपको नमूना बनाना है तो सिर्फ एक शख्सियत है, और वो एक का आपको पता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। अपना नमूना बनाओ तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगियां को पढ़ो, उनके देखो रवैया को, लोगों के साथ कैसे पेश आया करते थे, है ना। कमजोर से जईफ लोगों को मदद किया करते थे, है ना। अगर कोई जोर जपटे झगड़ा करे तो उस झगड़ा को भी निपटा कर उनसे प्रेम करना, ये सिखाते हैं वो। हम उनके नमूने पे चलेंगे, ना कि ये 2 टके के लोगों की बात हम लोग सुनेंगे। जो है ना, आज जो है ना दिखावा लोग करते हैं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उनके अंदर कुछ है नहीं। बल्कि वो क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं, और वो दिखावा हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी अपना नमूना बनाना है, किसको बनाना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। यानी अगर कहा जाए कि तुम आइडियल और नमूना किसको बनाओ, तो प्रॉफिट मोहम्मद को बनाओ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस तरह से लोगों के अंदर दिल में मोहब्बत पैदा कर देते हैं, एक जो है ना, बूढ़ी से बूढ़ी शख्स से लेके जवान से लेके हर एक के साथ अच्छा सलूक करना, यहाँ तक कि अपने आसपास के पड़ोस को भी ख्याल रखना, ये शख्सियत होती है। ऐसे हमें चलना है। अगर लोग तुम्हें क्या करे, तुमसे नफरत करे, तो तुम उससे मोहब्बत करो। ये किसका कौल है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो तुमसे नफरत करे तुम उससे मोहब्बत करो, जो तुमको छोड़ दे फिर भी तुम उससे मोहब्बत करो, अरे जो तुमको ना दे तुम उसको अता करो। यानी हमारा ये एक ऐसा कौल है कि जो गुस्से में आपसे सुलूक करे, आप उससे प्यार से बोले, आप उसे अच्छा से बोले, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आपको कोई गाली दे, कोई थप्पड़ भी मार दे, यहाँ तक कि सब्र करे, बर्दाश्त कर ले, है ना। ये सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये अखलाक है जो सभी के अंदर नहीं मिल सकते हैं। तो हमें उनको आइडियल बनाना है, हमें उनका अपना नमूना बनाना है कि लोगों को, है ना। और दिखावा कभी नहीं करनी है। दिखावा 4 दिन की होती है, फिर उसके बाद असलियत जब सामने आता है तो कहीं के लोग नहीं रहते हैं। इसलिए झूठ की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज हो, झूठ की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही जाता है, मंजिल तक केवल सच ही जाता है। तो झूठ, दिखावा, फरेब, ये सब जो है ना, आपके जो अभी जो है प्रेजेंट के लिए काम दे सकते हैं, आपके भविष्य मुस्तकबिल के लिए या आपको फ्यूचर में काम आने वाले नहीं है। इसलिए ये सब चीजों से क्या करना है, हमें बच जाना है, हमें बचने की कोशिश करनी है कि ना हमें दिखावा करना है, ना हमें झूठ बोलना है, ना हमें चोरी करना है, ना किसी से गीबत करनी है, ना कि यहाँ तक हो सके तो जब भी जबान को खोलेंगे तो हम लोग क्यों ना, काश काश हम लोग बोलने से पहले तौलने की आदी हो जाए। जो हम बोल रहे हैं उसको तौले कि उसमें वजन कितनी है ना। तो ये चीजें है जो आप लोगों में होनी चाहिए, ना कि दिखावा, मकर, रिया, फरेब, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि लोग इस तरह के होते हैं, रिया क्या होता है समझ भी गए होंगे, और रिया पे आए तो आप लोग बना भी लिए होंगे ना। इस तरह कोई परेशानी नहीं होगा, और हमें नमूना किसको बनाना है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। वक्त को देखते हुए हाँ, वक्त को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और सवाल जवाब को भी देखेंगे। हाँ, देखिए आगे बढ़ेंगे तो सवाल आपके है किताब में क्या सवाल है, मुख्तसर तरीन में, सर सैयद की पैदाइश कब हुई, तो आसानी के साथ लिख सकते हैं, हम अपोजिट लिख देते हैं, आप लोग सही लिखिएगा। 1817। सर सैयद के अहमद की वालिदा के नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा अजीजुन निसा बेगम। अभी पीडीएफ भी इसका है, अजीजुन, है ना, अजीजुन इस तरह से लिखाएगा, अजीजुन निसा बेगम, तेजी में लिख दे रहे हैं। और बात करते हैं सर सैयद के वफात कब हुआ, है ना। सर सैयद की वफात 1898 ईस्वी में हुआ। अगर हम बात करें सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो कहिएगा सर रिया। क्लियर है, तो आसान अंदाज में हो गया। अब इसका पीडीएफ भी है, मुख्तसर सवालात का भी जवाब है। सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमला लिखे। देखिए कोई भी सवाल आए कि किसी के बारे में 5 जुमला लिखे, 4 जुमला लिखे, 3 जुमला, कई भी आए, उसके बारे में आपको जितना नॉलेज लिख लीजिए। जैसे सर सैयद अहमद खान के बारे में जुमला किसे कहते हैं, जैसे लिखे हम, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई, 1 जुमला। फिर हमको बढ़ाएंगे इसी चीज को, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश दिल्ली में हुई, 2 जुमला हो गया। सर सैयद अहमद खां के तालीम और तरबियत वालिदा के जेर साये हुआ, हो गया। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, 4 जुमला हो गया। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला। आखिरी में अगर 5 जुमला हो भी गया फिर भी आप याद है तो डाल दीजिए, सर सैयद अहमद खां किताब असारुस सनादीद है, असबाब बगावत हिंद है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898। क्लियर हो गया, हाँ।
आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी, शुक्रिया। जी, क्लियर है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ जवाब भी है। मुख्तसर तरीन सवालात है ना जो आपकी किताब में, सर सैयद की पैदाइश 1817 में, सर सैयद वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम, सर सैयद की वफात 1898 में, सर सैयद का मजमून कौन सा शामिल है? तो रिया। ये आसान सा सवाल है और इसका भी जवाब है। सर सैयद अहमद का दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 में पैदा हुए। जरूरी नहीं है कि ये लिखिएगा, जो हम आपको बोल के बताएं आसान आसान लगे वो भी आप लोग जवाब लिख सकते हैं। उनकी वालिदा के ज़ेर साया हुआ सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया है ना। 1869 में जो है ना सर सैयद इंग्लिस्तान गए और जो सब इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं लाए, लेकिन इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं भी शामिल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इनके बारे में 5 जुमला लिखा है, कोई भी लिख सकते हैं। और वहां से वापस आकर उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम क्या था? तहज़ीबुल अखलाक, है ना। 1878 में सबका सैयद का खिताब मिला और आगे भी लिख सकते हैं। उनका इंतकाल 1898 में हो गया। 5 जुमला से ज्यादा हो गया होगा। 2 नंबर सवाल क्या था? मोती जुमला बनाने के लिए था, है ना, जिन्स जाहिर करने के लिए था शायद। देखिए सवाल क्या है। सवाल आपका दूसरा नंबर है। हम आपको बताते हैं दर्जे जेल में जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा जिन्स जाहिर हो जाए, मतलब पता चल जाए कि मोती ये मुजक्कर है, किताब मुअन्नस है, वक्त मुअन्नस है, नाम क्या है, कलम क्या है, मतलब ये जाहिर हो जाए। तो जब मुजक्कर मुअन्नस समझाएंगे तो आपको ये चीजें समझाएंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या इसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो कह सकते हैं, और आपको उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस कह सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इसको लिखिएगा, है ना। अब मोती जो है ये क्या है कि ये मुजक्कर है, तो यह सफेद मोती का हार है, तो बन गया। सिंपल सी चीज है। किताब, यह किताब मैंने कल खरीदी, यानी मुअन्नस है ये, खरीदी है तो जाहिर हो गया। वक्त का लिहाज करना सीखो, तो ये भी जाहिर हो गया। नाम, जिंदगी शायद उसका नाम है। कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो मतलब जो भी जिन्स जाहिर हो जाए, मतलब पता चल जाए कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है, इस तरह से आप लोग जुमले में इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा। अभी जब आपको मुजक्कर मुअन्नस समझाएंगे तो अच्छा सीख जाइएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि मजमून के बारे में लिखना है ना। तो मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है जिसमें एक मखसूस उन्वान पर शेर बहस होती है। जैसे रिया एक उन्वान था, उस पर हम लोग बहस किए, कुछ सीख है, तो वो एक मजमून है। मजमून मुख्तसर भी होता है, तवील यानी छोटा बड़ा दोनों लिख सकते हैं। जरूरत के मुताबिक मजमून को लिखा जाता है। मजमून निगार में काफी जो है ना आजादी होती है, मतलब किसी तरह से भी लिख सकते हैं। कुशादगी यानी फैलाव, हम एक जानदार और मामूली चीजों पर भी मजमून लिख सकते हैं। तो ये मजमून के बारे में हो गया। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लियर है? किसी तरह कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ये चैप्टर आसान अंदाज में समझ में आप लोगों को आ गया होगा। कितना जल्दी हम लोग चैप्टर को खत्म भी कर दिए, है ना। तरह कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग अभी बता सकते हैं। हम आपके लिए अभी 2 मिनट 3 मिनट रुक के भी हैं, बता सकते हैं। सर उर्दू पढ़ने नहीं आता है तो आप क्या कीजिए ना, आप छोटा सा एक बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में जो है ना इतना मुड़ी को ऐसे डाल के रखिए। 1 दिन तक आपको कल से उर्दू पढ़ने आ जाएगा, है ना। आप 10th क्लास में आ गए और आपको उर्दू पढ़ने तो आपके लिए यही एक उपाय है कि आप बाल्टी में पानी भर के पूड़ी को 1 दिन तक डुबा के रखें और उसमें बुड़बुड़ा के कहते रहे कि ये चीज करेंगे तो क्या होगा कि आपको कल से उठने और दोनों के लिए, हाँ दोनों लोगों का यही मुश्किल है, दोनों लोगों का बता दी, हाँ क्लियर है। आप लोगों से बड़का बेवकूफ कोई, जब आपको चाहिए था कि बगल में जाके और उसको दुरुस्त, भी सही नहीं है। किताब के मुताबिक आप जब आपको लिखिए और पढ़िए, बहुत अच्छा कुछ पर आ जाए। डेली तो 2 पेज लिखिए। और जिसका कुछ नहीं आता है वो तो एकदम बेसिक 9th वाला चैनल पे जाइएगा, बना हुआ है। तो मुश्किल से 20-15 वीडियो होगा, उसको कवर कीजिए जल्दी से, 1 महीना के अंदर सीख। और हमको लगता है बहुत जल्द आपका पूरा चैप्टर कर देंगे। और बैकलॉग जिसको लग गया है उसका भी यही उपाय है, वो बाल्टी में नहीं बल्कि वो जाके नाला में मुड़ी घुसा के बुल कहे कि मेरा बैकलॉग लग गया है, पीछे कैसे करे, वो आधे घंटा सिर्फ नाला में मुड़ी घुसाएगा तो उसका सारा बैकलॉग ठीक हो। बेवकूफ कहीं का, आपसे बड़ा का बेवकूफ कोई है? जब पीछे का बैकलॉग लग गया है, जब छुट्टी मिलता है, संडे आता है, तो तुम क्या करते हो उस वक्त? तुम उस वक्त क्या करते हो? दिन में तुम्हारे पास भर संडे समय रहता है, कोई क्लास नहीं रहता। मानते हैं कि चलो क्लास इतना हो जाता है, उसके बाद तुमको टाइम नहीं, खाना पीना रहता है, ठीक है। मेरा भी तो छुट्टी होता है, कभी कभार छुट्टी हो जाता है, नेटवर्क इशू है, तो वो तो जिस दिन छुट्टी हो रहा है उस दिन कवर करो, पीछे से आओ। और 1 घंटा मेरा, एक दिन का भी एक घंटा भी का लेक्चर नहीं होगा, देखना कम का होगा, 50 मिनट 45 मिनट, 55 से करके नीचे 40 35। अभी देख लो इसमें 35 मिनट पे चैप्टर हम खत्म कर चुके थे, तुमको समझा रहे हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सब दिक्कतें को ठीक कर, है ना। आप लोगों का बैकलॉग लगा है, जब छुट्टी में आप पढ़ लीजिए।
डेली पढ़ाई कीजिए, है ना? तो हमें उम्मीद है ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और यही उपाय है कि जब आए तो अपना को कवर कर लीजिए, है ना? और किसी तरह कोई परेशानी होगा तो आप लोग बताएँ और देख रहे हैं किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, बस सर मेरा नाम ले लीजिए। आपका नाम दिल में है, नाम क्या लिख रहे हैं लेकिन दिल में है। तो हाँ, क्लियर हो गया किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, चलो एक तो बच्ची कह रही है कि कह देती तो भी बैकलॉग का चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो, डाउट हो बाबू ये डाँटे आपको इस बैकलॉग आपका एक बीमारी है। लाइव आप पढ़ा समय है, टाइम नहीं आना नहीं टाइम नहीं रह जाओगे। देखिए ये कारण सब चीज़ें छूट रहा है। बस ये कवर कर लीजिए तो आपका तो आप लोग ये क्लियर ठीक हो जाए। हाँ, इसलिए नहीं करवाते हैं तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक ना डेली 2 पेज लिखिए, है ना? नफीस रॉक डेली 2 पेज लिखिए, ठीक है? चलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हार ले ली चाहे ना लेंगे तुम वरना दिल में। चलो आगे की ओर मिलते हैं बाबू अगली क्लास में और है तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मिलते हैं बाबू हाँ आवाज़ कट-कट के आ रही है तो क्लास भी मुकम्मल हो गया है। मिलते हैं अब अगली क्लास में आज के लिए इतना सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।